हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अप फ्रंट। कैसे हैं आप? होप यूर ऑल वेल वेर एवर यू आर। अपना ख्याल रख रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं अपनी। बहुत बढ़िया दोस्तों, जिस तरह से मैं ये अपने एपिसोड आपकी खिदमत में लेकर आ रहा हूँ, आपके लिए ला रहा हूँ इंडियन सिनेमा पर, जो कि अपनी इंडियन सिनेमा जिसको नोन एज बॉलीवुड दुनिया में जाना जाता है, और कैसे फिल्मों की शुरुआत हुई, कौन कौन सी फिल्में पहले बनी, हिट हुई, कौन कौन से कलाकार इस इंडस्ट्री में आए, कैसे उन्होंने नाम कमाया। तो दोस्तों, ऐसे ही जैसे पिछली एपिसोड में हमने दिलीप कुमार साहब के बारे में बात की थी, आज इस एपिसोड में भी हमारे एक खास ही ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में हम बातचीत करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ, कहाँ उनकी पैदाइश हुई, कैसे उन्होंने सीढ़ियाँ चढ़ी अपनी एक कामयाबी की। जी हाँ, एक हमारी इंडियन सिनेमा के लिए, बॉलीवुड के लिए एक एवरग्रीन हीरो के रूप में उभर कर आए, और उनको लेजेंड कह लो, आइकॉन कह लो, आप लवर बॉय की इमेज दे दीजिए, आप कुछ भी बोल दीजिए, कम पड़ेगा दोस्तों। तो मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों अपने चहीते, अपने मनपसंद पूरे हिंदुस्तान के, पूरे हिंदुस्तानी जहाँ जहाँ पर बसे हैं उनके मनपसंद कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर। जी हाँ, देव आनंद जी के बारे में बात करेंगे आज हम अपने इस एपिसोड में। दोस्तों, देवानंद साहब का जन्म जो हुआ वो धर्मदेव किशोरीमल आनंद 29 सितंबर 1923 29 सितंबर 1923 में अपना एक शकरगढ़ जो तहसील हुआ करती थी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में, पंजाब में इनका जन्म हुआ। और इनके फादर जो थे किशोरी लाल आनंद बहुत ही वेल नोन एडवोकेट थे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब अंग्रेज़ों का राज था, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी हैसियत होगी उनकी वहाँ पर। और ये अपनी फैमिली में तीसरे स्थान पे आते थे। और इनके जो वन ऑफ द इनकी जो यंगेस्ट सिस्टर है, बता देता हूँ आपको, शील कांता कपूर, आई मीन यंगर सिस्टर, नॉट यंगेस्ट, वो शेखर कपूर जो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी मदर हैं। इनकी एल्डर ब्रदर के बारे में बताना चाहता हूँ, मनमोहन आनंद, जो एक एडवोकेट थे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, शायद आप लोगों ने उनका नाम भी नहीं सुना होगा। और फिर चेतन आनंद साहब जो इनसे बड़े थे, और इनसे छोटे जो थे वो एक विजय आनंद साहब, जिनको गोल्डी बॉलीवुड में जाना जाता है गोल्डी के नाम से। उन्होंने बहुत हिट फिल्में दी, चेतन साहब ने भी और विजय आनंद साहब ने भी। ये इनके भाई थे। और एक आनंद डेनिस्टी जो थी इनकी चलती थी 1960s 70s 80s में। तो दोस्तों, इनकी जो मैट्रिकुलेशन इन्होंने की अपनी सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी से, जो उस वक्त पंजाब में था, और फिर गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में इन्होंने लाहौर में स्टडी की अपनी। बिफोर गोइंग टू लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज, ये धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े। इन्होंने बीए डिग्री जो की अपनी इंग्लिश लिटरेचर में की, और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से, जो ब्रिटिश इंडिया उस ज़माने का था। और बाद में बताएंगे, इन्होंने अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी भी बनाई जिसका नाम नवकेतन रखा। उसकी शुरुआत 1949 में ही हो गई थी, और चेतन साहब के साथ, इनके बड़े भाई के साथ। तो दोस्तों, इनका जो करियर था, करियर ग्राफ बहुत लंबा रहा। इन्होंने जब बीए डिग्री इंग्लिश में की गवर्नमेंट कॉलेज से, तो ये चाहते थे कि भाई आगे बढ़ूँ, स्टडी में जाऊँ, लेकिन कुछ ऐसे हालात थे। तो ये एक्चुअली इंग्लैंड जाना चाहते थे, तो ये जा नहीं पाए किसी वजह से। कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज होंगी, इतनी बड़ी फैमिली में हो जाती हैं। तो इन्होंने मन बनाया कि मैं बॉम्बे चलता हूँ। और इनका खुद का कहना है दोस्तों, मैं भी बहुत खुशकिस्मत रहा जब इनसे बातचीत की एक इंटरव्यू में, इन्होंने खुद ही कहा कि 30 रुपये लेकर मैं फ्रंटियर मेल से बॉम्बे में आया था, 30 रुपये जेब में लेकर। और यहाँ पर आकर फिर इनकी जो स्ट्रगल थी शुरुआत हुई, और इन्होंने एक मिलिट्री सेंसर ऑफिस में
जो चर्च गेट में था, वहाँ पर इन्होंने मंथली सैलरी जो इनको 65 रुपये मिलती थी, वहाँ पर इन्होंने एज ए क्लर्क काम किया, उस कंपनी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों उस ज़माने में आप देख लीजिए 65 से इनको 85 रुपीज़ कर दिया गया कंपनी में एज ए क्लर्क। लेकिन इन्होंने सोचा कि ये तो कुछ नहीं, मेरे को आगे बढ़ना है। तो दिमाग में था कहीं पे कि मुझे शायद हैंडसम थे, गुड लुक तो थी, तो कहीं ना कहीं दिल में तो आया ही होगा कि मैं भी शायद क्यों नहीं फिल्मों में ट्राई करूं। अशोक कुमार जी के बहुत बड़े फ़ैन हुआ करते थे ये, उनको देखा करते थे, उनकी फिल्में देखा करते थे। तो इन्होंने भी सोचा कि क्यों नहीं, और फिर इन्होंने अपने बड़े भाई चेतन साहब को इप्टा थिएटर में ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और ये धीरे धीरे देखने लगे अशोक कुमार उनकी कला को, और उनसे काफ़ी सहमत होने लगे, और इनके दिल में भी एक ख्याल आने लगा। और इन्होंने जब उनकी अछूत कन्या देखी और किस्मत देखी, तो फिर उन्होंने सोचा कि मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ करना चाहिए इसी फील्ड में। तो उन्होंने अपनी एक इंटरव्यू में भी बोला था कि जब उन्होंने गेट क्रैश किया था एक ऑफिस में पहली ब्रेक के लिए, तो बाबूराव पाई जो प्रभात फिल्म स्टूडियो में थे, उस वक्त वो एक लड़के की तलाश में थे एक फिल्म में काम करने के लिए। और उन्होंने जब इनको देखा तो इनकी स्माइल देखी और इनकी ब्यूटीफुल आइज़ देखी, तो कॉन्फिडेंस इनमें बहुत ज़्यादा था दोस्तों। वो तो मैं भी शायद बता सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस मैंने किसी में नहीं देखा, क्योंकि मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस बहुत रहा है इनके साथ जब मैंने काम किया। तो कॉन्फिडेंट तो लगता है शुरू से ही होंगे। और फिर इनको प्रभात फिल्म में एक फिल्म मिली 1945 में, जिसका नाम था हम एक हैं। जी हाँ, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर वो फिल्म बनी थी दोस्तों। इन्होंने एक हिंदू बॉय का रोल किया अपोजिट कमला कोटनीस के, जो इनके अपोजिट लीडिंग लेडी थी। आप देखिए, तो उस जमाने की बात है कि ये गुरुदत्त साहब को मिले, वो भी एक इनका वाकया है। जब ये उनको मिले और फिर दोस्ती हुई, बाद में तो हिस्ट्री है कि इन्होंने इकट्ठे काम भी किया। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इनको जो इनकी बड़ी ब्रेक थी वो फिल्म ज़िद्दी जो इनको मिली, और वो भी किनके साथ, अशोक कुमार, जिनकी फिल्म थी वो प्रोड्यूस। तो जब अशोक कुमार इनको मिले तो इनको देखकर अच्छा लगा कि हाँ यही लड़का जो मेरी फिल्म में काम कर सकता है। और ये तो उनके इतने दीवाने थे, इनके फ़ैन थे बहुत बड़े, अशोक कुमार की फिल्में देखा करते थे, किस्मत जैसी और अछूत कन्या जैसी। तो इनका तो ऐसे हुआ कि बस ड्रीम कम ट्रू हो गया और भाग्य ही खुल गया इनका तो, कि अशोक कुमार ने अपनी फिल्म ज़िद्दी में मुझे कास्ट किया। तो दोस्तों फिल्म बहुत हिट हुई, सुपर डुपर हिट हुई। और 1948 से 41 में मैं तो ये कहूँगा इनका बहुत चर्चे भी रहे। सुरैया जो उस वक्त की बहुत टॉप क्लास हीरोइन थी, सिंगर थी, उनके साथ भी। और सुरैया को तो इनमें एक ग्रेगरी पैक की इमेज नज़र आया करती थी, और इनको ग्रेगरी पैक ऑफ इंडिया बोला करती थी। और काफ़ी देर इनका रोमांस भी रहा, लेकिन बाद में क्या हुआ शायद दुनिया जानती है, मैं उसके अंदर ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो दोस्तों उसके बाद इनको जो फिल्म इनकी आई, देखिए ज़िद्दी हिट हो गई, और एक फिल्म आई इनकी विद्या 1948 में, आप देखिए। और विद्या में भी इन्होंने जो काम किया, इनकी अपोजिट जो हीरोइन थी वो आप देखिए सुरैया, और बनाने वाले गिरीश त्रिवेदी और पीएल संतोषी, जिन्होंने इनको सबसे पहले एक ब्रेक दी थी हम एक हैं में। उसके बाद इनकी 1949 में जीत आई दोस्तों। जीत में एक बार फिर से सुरैया, और मोहन सिन्हा ने डायरेक्ट की, वो भी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई। और फिर दो सितारे, सनम 51, और ऐसे करते करते ये एक ऐसी सीढ़ी पे चढ़ने लगे जहाँ पर इनको स्टार के नाम पर जाना जाने लगा, और बहुत बड़े स्टार बनकर उभरे। एक इनका अपना ही स्टाइल था दोस्तों, अपने ड्रेस सेंस का भी आप देखते होंगे, कैप्स डालना, मल्टी कलर स्कार्फ, और घुटनों से थोड़ी ऊपर ट्राउज़र। और उस ज़माने में तो ये भी कहा गया है कि इनको ब्लैक सूट डालने से कोर्ट ने भी बोल दिया था कि भाई आप मत डालिए, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो इतनी फिदा थी
मर मिटती थी इनके ऊपर। बहुत हादसे हुए हुए दोस्तों, ये तो खैर बहुत बातें हैं जो बताने के लायक हैं इनके। लेकिन जैसे मैंने बताया, ज़िद्दी में इनको पहली बहुत बड़ी ब्रेक, उसके बाद इतनी फिल्में की। फिर इन्होंने सोचा कि हम 1949 में एक अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं नव केतन। नव केतन, तो नव नया और केतन चेतन साहब के लड़के का नाम केतन। जी हाँ, केतन आनंद, आप शायद सब जानते होंगे। नव केतन के नाम से ये एक प्रोडक्शन कंपनी लॉन्च हुई। और वो भी दोस्तों बताता चलूँ आपको, इनकी प्रोडक्शन कंपनी 1949 में ही इन्होंने बना दी थी, तो अपने बड़े भाई चेतन आनंद जी के साथ। तो इस प्रोडक्शन में इन्होंने नवकेतन में दोस्तों बाद में 35 फिल्म्स हमको देखने को दी। इतनी इतनी हिट फिल्में, वो बाद में आएंगे हम। लेकिन पहली फिल्म जो इन्होंने प्रोड्यूस की, उसके लिए इन्होंने डायरेक्टर चुना गुरुदत्त साहब को। वो इसलिए क्योंकि बहुत कहानियाँ इनकी, जब यारी दोस्ती थी, इकट्ठे थे। और उस ज़माने में आपको शायद पता नहीं होगा, गुरुदत्त एक कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। तो उस ज़माने में जब ये मिले तो इनका प्रॉमिस हो गया, अगर मैं एक फिल्म पहली प्रोड्यूस करूंगा तो आप डायरेक्ट करोगे, अगर वो करेंगे तो ये एक्ट करेंगे उसमें। तो इनका एक अब आपस में दोस्ती का ऐसा रिश्ता हो गया कि इन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया। तो देव साहब ने अपना ये प्रॉमिस जो निभाया, और बाजी फिल्म 1951 में जब इन्होंने क्राइम थ्रिलर लॉन्च की, उस फिल्म में इन्होंने गुरुदत्त को ही एज ए डायरेक्टर लिया, और प्रोड्यूस इनकी खुद की थी। और साथ में इनको गीता बाली इनकी फिल्म में आई। और दोस्तों कल्पना कार्तिक, जी हाँ कल्पना कार्तिक, जो इनकी बाद में बीवी बनी, वाइफ बनी, जिनका नाम ओरिजिनली मोना सिंघा, आप शायद जानते नहीं हैं तो हम बताते चलते हैं। वो शिमला से थी, और वो भी एक स्टोरी है। तो इनके साथ ये फिल्म बाजी आई, और उसके बाद एक बहुत अच्छी फिल्म आई आंधियाँ। आंधियाँ 1952 में दोस्तों, और ये चेतन साहब ने डायरेक्ट की, इनके बड़े भाई ने। और इस फिल्म में भी निम्मी को लिया गया, और साथ में एक बार फिर कल्पना कार्तिक। जी हाँ, तो इनका पेयर अब धीरे धीरे सुरैया के बाद कल्पना कार्तिक से भी बनना शुरू हो गया, और हीरोइंस भी आनी शुरू हो गई इस लाइन में। तो फिर दोस्तों देख लीजिए कि इनकी आंधियाँ के बाद टैक्सी ड्राइवर आई। टैक्सी ड्राइवर भी इनमें चेतन साहब की फिल्म थी, और साथ में कल्पना कार्तिक जो इनकी वाइफ। तो इनका एक पेयर हिट हो गया, फिल्में हिट हो गई। और उसके बाद हाउस नंबर 44, 9-2-11, एक से बढ़कर एक दोस्तों फिल्में आती गई, सुपर डुपर हिट होती गई। अब इनकी कल्पना कार्तिक जी से शादी होगी, और वो भी सुनने में आता है कि एक फिल्म के सेट पर ही हुई। ये चाहते नहीं थे कि ऐसे कोई बिग पार्टीज और फंक्शन हो, और एक आराम से क्वाइट सेरेमनी जो है फैमिलीज के साथ इनकी शादी हो गई। और बाद में इनके एक बेटा पैदा हुआ, सुनील आनंद। जी हाँ, बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हैं आजकल, और एकदम फैमिली जैसे हैं हमारे। और क्योंकि मैंने देव साहब के साथ काम किया, सुनील आनंद जी के साथ काम किया, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारी एक तरह से फैमिली तल्लुकात हैं इनके साथ, और बहुत गहरी संबंध दोस्त हैं हमारे। सुनील आनंद का जन्म 56 में हुआ, और एक इनकी बेटी हुई उनसे, कल्पना कार्तिक जी से, दवीना। जी हाँ, 2 ही बच्चे आफ्टर मैरिज। तो ये तो दोस्तों इनकी शादी हो गई कल्पना जी के साथ। और अब आगे बढ़ते हैं। इनकी फिल्में हाउस नंबर 44, पॉकेट मार, मुनीब की बहुत सुपर डुपर हिट, संतोष एक और पिक्चर आई जिन्होंने इनमें बहुत अच्छा काम किया गया, और शीला रामानी एक बहुत उभरती कलाकार आई, और चेतन आनंद एक बार फिर से डायरेक्टर। तो दोनों भाई हिट पे हिट देते जा रहे थे, और फिल्में हिट, सुपर डुपर हिट। और नवकेतन बैनर सीढ़ियाँ चढ़ता जा रहा था एक कामयाबी की। आप देखिए CID आई, अभी CID में आप देखिए इन्होंने वहीदा रहमान को इंट्रोड्यूस किया। इस फिल्म में गुरुदत्त जो थे वो प्रोड्यूसर थे, और वहीदा रहमान एक नई कलाकार थी, और राज खोसला डायरेक्टर, ये उनको लेके आए। यहाँ राज खोसला जो बाद में अच्छी अच्छी फिल्में दी उन्होंने, जैसे 2 रास्ते राजेश खन्ना के साथ। उनकी शुरुआत भी देव साहब के साथ हुई दोस्तों। तो फंतूश, CID, 16वां साल, काला बाजार, बात एक रात की। इन्होंने दिलीप साहब के साथ एक पिक्चर की, इंसानियत, जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था। काला पानी सुपर डुपर हिट 1958 में, पॉकेट मार,
बम्बई का बाबू, गाने सुपर डुपर हिट हुए थे इसके, बम्बई का बाबू। और उसके बाद शराबी, अ, मतलब कह सकते हैं आप एक से बढ़कर एक फिल्में इन्होंने देनी शुरू कर दी। और ये इनकी एक मोहर लग गई, एवरग्रीन हीरो, रोमांटिक हीरो, एक इमेज 1960 से चलती आ रही थी। और फिर इन्होंने मंजिल दी, तेरे घर के सामने, नूतन जी के साथ। क्या फिल्म थी, आज भी देख लीजिए आप, मज़ा आ जाता है। और क्या गाने थे उस फिल्म में। और किनारे किनारे, मीना कुमारी के साथ, माला सिन्हा के साथ, असली नकली, साधना, जो साधना शिवदासानी थी, साक्षात साधना के साथ, जब प्यार किसी से होता है, नासिर हुसैन, आशा पारिक, जब प्यार किसी से होता है, तीन देवियाँ, इनमें तीन तीन हीरोइंस थी दोस्तों, कल्पना, सिमी ग्रेवाल, जी हाँ सिमी ग्रेवाल, और नंदा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन एक्ट्रेसेस एक ही फिल्म में देव साहब के साथ यंग लवर बॉय के रूप में इन्होंने काम किया। और गाने आज भी सुनने में, आप देखिए, जब भी सुने तो लगता है अभी कल ही मतलब इन्होंने पिक्चराइज किए और बाहर हमें सुनने के लिए मिले, इतने फ्रेश आज भी उनकी फ्रेशनेस है दोस्तों। फिर इन्होंने गाइड फिल्म, दोस्तों गाइड फिल्म इनके करियर की बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है। गाइड फिल्म जो 1965 में आई, और ये इन्होंने अपने छोटे भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी साहब को दी डायरेक्ट के लिए। और ये फिल्म तो ये देख लीजिए कि सुपर डुपर हिट एकदम। इसका इंग्लिश वर्जन भी बना दोस्तों, और वो भी हिट हुआ, लेकिन हिंदी वर्जन तो बहुत हिट हुआ। और लोगों ने उस वक्त क्रिटिसाइज भी बहुत किया इसको। बहुत लोग कहने लगे कि कॉस्टलीस्ट फिल्म थी अपने टाइम की। लोग कहते थे ये पिक्चर नहीं चलेगी, जो एंगल इसमें दिखाया गया, शायद आप जानते हैं इसकी स्टोरी को, उस एंगल की वजह से लोगों ने सोचा शायद ये फिल्म नहीं चलेगी। लेकिन फिल्म सुपर डुपर बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म गाइड जो थी इनकी हिट हुई। इनका दोस्तों उसके बाद इन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें एक बहुत बड़ी हीरोइन को भी लॉन्च किया, जिनका नाम बहुत हुआ, आप जानते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। उससे पहले देश पर, हरे रामा हरे कृष्णा से पहले प्रेम पुजारी भी मैं चाहूँगा बताना, बिकॉज वो इनकी पहली डायरेक्टोरियल, जिसमें इन्होंने पहली बार कमान संभाली एक निर्देशक के रूप में, यानी कि डायरेक्टर के रूप में। पहली फिल्म प्रेम पुजारी, सुपर डुपर हिट। क्या गाने थे उसमें भी, शौकियों में बोला जाए, फूलों का शबाब। आज भी मुझे याद है जब मैं बहुत यंग था अपने टीनेज में, तो ये फिल्म देखी, और मेरी शायद पहली ये दिमाग में बैठने वाली पिक्चर थी, जो मैंने अपनी किताब बाद में एक देव साहब के नाम पर भी दोस्तों जब मैंने लिखी, क्योंकि मैं देव साहब के साथ इतनी एसोसिएशन हो गई मेरी पिक्चरों में काम करने के बाद, वैसे भी तो मुझे एक कंपल्शन हो गया कि मैं ज़रूर एक किताब लिखूं, एक बुक लिखूं। उसका नाम भी मैंने देव साहब रखा। और खुशकिस्मती कि सभी आनंद ब्रदर्स जितने थे उनकी फैमिलीज़ और सुनील साहब ने उसको प्रेजेंट किया, रिलीज़ किया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि ये प्रेम पुजारी मेरे दिमाग में वहाँ से इसकी जो छाप थी, मोहर लगी थी। उसके बाद दोस्तों इन्होंने फिल्म बनाई अपना हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें जीनत अमान को इन्होंने एक मौका दिया। जीनत अमान पहले सिस्टर का रोल नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में मानी और उन्होंने किया, क्योंकि मुमताज़ भी थी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट हीरोइन। आई मस्ट से मेरे को बहुत क्रश था मुमताज़, और बताना चाहता हूँ दोस्तों को, माई फेवरेट हीरोइन ऑल टाइम। तो लेकिन अपना हरे रामा हरे कृष्णा बहुत सुपर डुपर हिट हुई दोस्तों। तो जीनत अमान रातों रात ही स्टार बन गई, इतनी बड़ी स्टार कि देव साहब ने फिर एक 4th फिल्म की इनके साथ। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सिस्टर के एक, क्योंकि क्या होता है हमारी इंडस्ट्री में दोस्तों, अगर सिस्टर का किरदार मिल जाए तो आप सिस्टर के रोल ही मिलने शुरू हो जाते हैं। अगर पुलिस वाले के मिल जाए तो पुलिस की एक छाप लग जाती है, आपको उसी तरह के किरदार मिलते हैं। तो जीनत अमान का कहना था देव साहब को कि कहीं मैं एक बहन के रूप में ही एक अदाकारा ना बन जाऊँ। तो इन्होंने उस फिर एक फिल्म लॉन्च की, हीरा पन्ना, और अपने साथ हीरोइन के रूप में उनको लाया, और वो फिल्म सुपर डुपर हिट और वो स्टार बन गई। बाद में उन्होंने कितनी फिल्में की सबके साथ, चाहे वो बच्चन साहब हो, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, सबके साथ पूरी इंडस्ट्री में जीनत अमान छा गई, और वो भी इनकी देन थी। तो ये थी दोस्तों, जैसे मैंने बताया, हरे राम हरे कृष्णा। फिर इनकी फिल्म आई तेरे मेरे सपने, मुमताज़ के साथ। एक बार फिर विजय आनंद, उन्होंने डोर संभाली निर्देशक के रूप में, फिल्म सुपर डुपर हिट। और ऐसे करते करते इन्होंने इतना काम किया इंडस्ट्री में। ये पहले कलाकार हैं जिन्होंने 65 ईयर्स से ऊपर काम किया एज ए लीडिंग मैन। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये हमेशा बनाना फिल्में चाहते थे, बनाते जाते थे, नए नए कलाकार लाते थे,
और एक बार तो मैंने भी पूछा, आप नए नए कलाकार लाते हैं तो बोले ये तो लाना ही चाहिए, हर एक आदमी का और हर एक लड़की और लड़के का एक हक है, मैं हीरो बनूं हीरोइन बनूं, इनको काम मिलना चाहिए। तो ये कमी नहीं छोड़ते थे, हर नए कलाकार को काम देते थे, चाहे वो जैकी श्रॉफ हो फ्रॉम द बिगिनिंग, वहीदा जी, जीनत अमान, उसके बाद टीना मुनीम जो आज टीना अंबानी है देश परदेश में, और बहुत सारी हीरोइंस को मैं नाम गिनाने लगूं तबू तो अनगिनत पड़ जाएंगे दोस्तों। और जैकी को देखिए, जैकी श्रॉफ को कितना बड़ा स्टार बना दिया। तो बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। तो धीरे धीरे करते ये इतनी फिल्में बनाते चले गए, उसके बाद 100 करोड़ आई, फिर उसके बाद गैंगस्टर आई, सेंसर आई, और ये भी बता दें देव साहब ने एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया था जिसका नाम था इविल विद इन। जी हाँ, 1970 हॉलीवुड की मूवी थी, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा। ये देव साहब पहले थे जिन्होंने हॉलीवुड मूवी में भी काम किया, इविल विद इन। कभी मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा, सर्च कीजिए यूट्यूब पे और उसको देखिएगा, अच्छी फिल्म। और उसमें जीनत अमान भी थी इनके साथ, और एक वियतनामीज एक्ट्रेस क्यू चेन, उनका भी बहुत अच्छा काम था। तो ये जो थी इंग्लिश फिल्म, उसमें भी काम किया। और इनको इंडिया में एक ग्रेगरी पैक का लेबल लग गया, एवरग्रीन का लेबल लग गया, एक रोमांटिक हीरो का लेबल लग गया। और वाकई में ये रोमांटिक तो थे ही, जिस तरह से ये कपड़े डालते थे रंगीन और रंग मिजाज इनके थे वैसे भी ज़िंदगी में। और ठीक है, लोग क्रिटिकल भी हुए इनके साथ, इनकी फिल्मों के साथ। 35 फिल्म से 35 फिल्में बनाना कोई छोटी बात नहीं दोस्तों। इन्होंने खुद प्रोड्यूस की 35 फिल्म, और आज वो फिल्म्स एक से एक बढ़कर माइलस्टोन है, क्लासिक है उनमें, आप देखिए। और कभी भी आप मौका मिले इनकी फिल्म देखिए। ये खुद ही में एक इंस्टीट्यूट है, जैसे दिलीप साहब है, अशोक कुमार है, ये देवानंद साहब भी एक इंस्टीट्यूट है। ये हर यंगस्टर को इनकी फिल्में देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि ये कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से कहाँ पहुँचे, और एक लेजेंड और आइकॉन ऑफ इंडियन सिनेमा का। तो दोस्तों ये बहुत सारी फिल्में हैं इनकी जो मैंने आपको बताई। अब तो चलते हैं कि इनके अवार्ड्स, अनगिनत अवार्ड्स भी मिले इनको। 2001 में इनको पद्म भूषण के से नवाजा गया। 65 में नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म दिया गया गाइड के लिए। दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया दोस्तों 2002 में। बेस्ट एक्टर तो पता नहीं कितनी फिल्मों में, आप देख लीजिए। फिल्म फेयर अवार्ड काला पानी के लिए, गाइड के लिए, और फिल्म फेयर ने तो इनको फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया दोस्तों। और उसके बाद तो अनगिनत स्टार स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट, मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेजेस, मतलब सेंसुअल लाइफ टाइम अचीवमेंट, एवरग्रीन स्टार ऑफ द मिलेनियम एट जी गोल्ड बॉलीवुड, लाइफ टाइम अचीवमेंट आउटस्टैंडिंग आईफा में मिला इनको, लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट अटलांटिक सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, सोनी गोल्ड अवार्ड, ANR नेशनल अवार्ड, पंजाब रत्न, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड बाय IF इन लंदन। तो दोस्तों ये अनगिनत अवार्ड, राष्ट्रीय गौरव अवार्ड, राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड, NDTV इंडियन ऑफ द ईयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इनको 2011 में मिला दोस्तों। तो अनबिलीवेबल, इतनी कामयाबी हासिल की इन्होंने। कहाँ से कहाँ शुरुआत, गुरदासपुर से लेकर 30 रुपये लेकर मुंबई में आना हुआ, उसके बाद कैसे ये सीढ़ियाँ चढ़ते गए एवरग्रीन हीरो, आइकॉन, और एक बहुत बड़े कलाकार बन गए दोस्तों, जिनके हम आज भी दीवाने हैं। और एक गाना इनका बहुत अच्छा था जो हमेशा ही गुनगुनाते थे, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना। और इनका ये कहना था कि आप जिंदगी का साथ निभाते चले जाओ, और ये मानते थे इसमें कि ये बहुत ज़रूरी है। आप काम करते जाओ, काम करने के लिए पीछे मत हटो, कामयाबी खुद मिलेगी आपको। और दोस्तों दुखद समाचार तब आया जब 3 दिसंबर 2011 को द वाशिंगटन मेफेयर होटल में इनका निधन हुआ, लंदन में। और बहुत दुखद समाचार था पूरे हिंदुस्तान के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए। तो वो देव साहब जो एक चार्जशीट लास्ट उनकी पिक्चर थी उन्होंने रिलीज़ की, और बाद में एक 4 फिल्म बनाना चाहते थे। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन वो चाहते थे कि मैं फिल्मों पे फिल्म बनाता जाऊं। उनका बस यही था, एक फिल्म ख़त्म की तो दूसरी,
दूसरी ख़त्म करो तो तीसरी, एक बनाओ ऑडियंस को दे दो, बस वो देखेंगे और दूसरी फिल्म बनाने में लग जाओ। वो बोलते थे मैं अपना काम अपना कर्म कर रहा हूँ, फल भगवान देगा। और मैं भी यकीन करता हूँ आप काम करते जाइए, मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी और फल भी मिलता है उसको। तो दोस्तों ये थे हमारे आज इस एपिसोड में एवरग्रीन, द आइकॉन, लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा, देव आनंद साहब। जी हाँ, देव आनंद जो दुनिया में जाने जाते हैं और इन्होंने ट्रैवल भी बहुत किया दोस्तों। किन किन से मुलाकात नहीं की इन्होंने, हिलरी क्लिंटन जैसी जो प्रेसिडेंट थी, जो बनना चाहती थी, उनके साथ बहुत हर एक इनकी ट्रैवलिंग इतनी रही, जहाँ भी जाते थे लोग इनके दीवाने हो जाते थे। तो जहाँ पर भी है देव साहब, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो हमारे दिलों में है, दिमाग में है, हम उनकी फिल्में देखते रहेंगे। आप भी दोस्तों उनकी फिल्में, और ख़ास तौर से न्यू कमर्स जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो देव आनंद साहब की फिल्में देखना मत भूलिए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस एपिसोड को देखने के लिए। और भी कोई ऐसी चीज़ आप मेरे इस अपफ्रंट में देखना चाहें, प्लीज़ ईमेल कीजिए या मुझे नीचे कमेंट्स में दीजिए। आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं आभारी हूँ। आप प्यार देते रहिए इसी तरह। आप है तो हम हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।